अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। साल 2024 जो कि इख्तिताम की तरफ जा रहा है और इख्तितामी प्रोग्राम्स में हम ये चाहेंगे कि हमारे जो तमाम सियासतदान हैं वो मुल्क की सलामती के साथ साथ मुल्क की मुआशी और साथ ही पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए ना कुछ सीरियस हो जाए। और इसी सीरियसनेस के पेश नज़र कुछ स्पीकर अयाज सादिक साहब का जो कहना चाहिए किरदार है वो बड़ा ही अहम है इस टाइम पर। और उन्होंने बड़ी अच्छी उन्होंने पहले कहा था मेरा चैम्बर भी हाजिर है, मेरा घर भी हाजिर है, मैं चाहता हूं कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों इनके दरमियान मुज़ाकरात हो जाएं ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। और अभी उन्होंने 2 जनवरी को कह दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि दोनों तरफ से मुज़ाकराती टीम्स बैठेंगी, बैठकर एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगी, डीलिंग करेंगी और बाकायदा तौर पर अब इसको ऑफिशियली किया जाएगा। और उसमें 2 जनवरी को पीटीआई जो भी उनके मुतालबात हैं, जो भी उनके तहफुजात हैं, वो जाकर बताएंगे। और उस पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम अब क्या करती है, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमती टीम है और जो हुकूमती मिनिस्टर्स हैं उनके बयानात जिस किस्म के आ रहे हैं, नॉन सीरियसनेस के साथ साथ कहा जाए कि अगर आप पीटीआई बात करने को तैयार हुई बैठी है तो वो तानों पर आ चुकी है, ताने दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। पहले तो कहते थे बात नहीं करेंगे, अब देखा ना इनके बाप ने भी हमसे बात की है। मतलब इस किस्म के जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। इस पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा है कि भाई इनको खुद सोचना चाहिए है, हुकूमती वुज़रा को इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए हैं। ख्वाजा आसिफ के बयानात आपके सामने हैं और फिर इसी तरह से अता तारड़ के बयानात आपके सामने हैं। तो ये सूरत हाल है। अलबत्ता मुज़ाकराती अमल को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ इमरान खान की जो बहन है अलीमा खानम, उन्होंने भी मीडिया टॉक की है और मुज़ाकरात के साथ साथ जो अंदर से पैगामात आए हैं वो भी उन्होंने बताए हैं। हम आपको आगे चलकर वो भी सुनाएंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज मुज़ाकरात से ही शुरू करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मतलब हस्बे रिवायत गुफ्तगू का आगाज हम आपसे ही करेंगे और आपको स्टूडियोज में हम बड़ा मिस कर रहे हैं। राना साहब कह रहे हैं आज तो मौका मिल गया है मुझे खुलकर खेलने का। तो आपने हाँ मुझे ये बताइए कि जो मुज़ाकराती अमल है शहर इक़्तिदार में क्या खबरें आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, बताइएगा। वहां पर कैसी फिजा है, कोई आगे पेशरफ्त होगी मुज़ाकरात में? अच्छा फिजा, एक तो आपने स्पीकर के रोल को अप्रिशिएट किया और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को अप्रिशिएट किया कि शुक्र है इनको एहसास हुआ और ये मिल बैठे। लेकिन मैं एक बात पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें स्पीकर हो, इसमें ख्वाजा आसिफ हो, इसमें इरफान सिद्दीकी साहब हो या तारड़ साहब हो या कोई भी शख्स हो, इस ध्यान में रखिएगा कि वो अपने पास से कुछ भी नहीं करते। जब उनको कहा जाता है और जितना कहा जाता है वो उतना ही कहते हैं। यानी स्पीकर साहब इसी दुनिया में थे, इसी असेंबली में थे, इसी पाकिस्तान के अंदर थे, लेकिन आज तक उनको तौफीक नहीं हुई। और आज अचानक उन्होंने कहा जी मेरा घर भी हाजिर है, दफ्तर भी हाजिर है, तो मुज़ाकरात शुरू हो गए। इसी तरह पीटीआई इसी पाकिस्तान के अंदर थी, इमरान खान भी इसी पाकिस्तान में थे और जेल से बाहर भी थे। बड़े अच्छे मौके थे कि वो उस वक्त बैठ सकते थे और चीजों को रिजॉल्व कर सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइमिंग हर चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये नए साल का एक बड़ा पाकिस्तान के लिए, आम आदमी के लिए, इस कौम के लिए तोहफा भी हो सकता है कि अगर सियासतदान मेच्योरिटी से काम लें। लेकिन मेरी इतलात ये है कि आज भी दोनों तरफ से जो हजरात हैं, जो मुज़ाकरात कर भी रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं, वो सब के सब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि 20 जनवरी को क्या होता है। एंगेजमेंट दोनों तरफ से शुरू की जा चुकी है। एक दूसरे से राब्ते जाहिर है फेस सेविंग के लिए स्टार्ट है, मुलाकातें भी हो रही हैं, फोटो सेशन भी हो रहे हैं और इस पे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। लेकिन नजर पीटीआई की और अपोजिशन जमातों की और गवर्नमेंट की जमातों की, सबकी सब नजर जो है वो व्हाइट हाउस पे और ट्रंप की आमद के ऊपर लगी हुई है कि 20 जनवरी के बाद क्या होता है या 20 जनवरी के करीब जाके क्या होता है। ठीक, ज्यादा बेहतर हो कि अगर हमारे सियासतदान रियलाइज कर लें, आपस में आप एक दूसरे की गलतियों को तस्लीम करें और एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीखें। अगर ये एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो इस्लाह नहीं हो सकेगी। लेकिन ये मेरा और आपका ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ लोगों की अना और जिद इतनी बड़ी हो गई है कि पाकिस्तान और जो मुल्क है उनके मुकाबले में छोटा हो गया। और यही वजह है कि आज हम सब लोग सफर कर रहे हैं, आम आदमी सफर कर रहा है, पूरी कौम सफर कर रही है और ये हजरात जो है आज भी अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं। यानी
अगर खुदा खुदा करके मुज़ाकराती सेशन शुरू हुए ही है तो फिर क्या जरूरत है ताने देने की औरतों की तरह। और आज भी वज़रा ताने दे रहे हैं, आज भी पीटीआई के कुछ लोग बातें कर रहे हैं और ज्यादातर उसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट गिवन एंड के ऊपर होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ी स्लो डाउन करें और वो थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें ताकि चीजें आगे बढ़ के एक पॉजिटिव सॉलिड शक्ल डिसीजन की तरफ इख्तियार चीजें जा करें। सकें। एब्सोल्युटली, अगर पीटीआई एक कदम आगे बढ़ा रही है तो फिर गवर्नमेंट भी खुले दिल से, क्योंकि एट द एंड इवेंचुअली अगर हालात बेहतर होते हैं तो ये गवर्नमेंट के फेवर में ही जाएंगे। राना साहब, अगर हालात बेहतर होते हैं तो ये गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होंगे कि मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी और फिर धरने धुरनों से हमारी जान छूटेगी। देखिए, हालात बेहतर जो होने ना, वो होने तब है जब आप मैंडेट को तस्लीम करेंगे। अगर आप ये समझिए कि इस जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो फरमाया है कि हम तो इमरान खान को कह रहे हैं कि आप चले जाओ बनी गाला, हाउस अरेस्ट हो जाए, आप हाउस अरेस्ट हो जाओ, यानी एक बात तो उन्होंने शिकस्त तो मान ली ना कि भाई हम तो कह रहे हैं कि आप चले जाओ। इसका मतलब मिन्नतें आ गए ना कि जी आप तुसी चले जाओ खुदा दा वास्ता है और हमें हुकूमत करने दो। ये मैं कोई पल्ले से नहीं कह रहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो फोकी तड़ियां लगा रहे हैं फोके पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वो सारे ना, ये मतलब बस ऐवी है। असल में तो वो उसके पैर ही पड़े हुए कि यार तू बनीगाला चला जा, तू पिशावर चला जा, ठीक है ना, हमारी जान छोड़ दे। लेकिन इन्हें पता है कि हमारी जान नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान को भी इस टाइम स्ट्रेटेजिकली ये चाहिए कि वो ये यकीन दिलाए कि मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, नफरत से हम एक कदम आगे निकलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये किसी और को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि सियासतदान अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अपने मसाइल हल करें। और जब सियासतदान नाकाम हो जाएंगे मुज़ाकरात में और जब सियासतदान हाथ खड़े कर लेंगे और कौम भी ये समझ लेगी कि इनसे मामला हल नहीं हो रहे, तो फिर अगर कोई कुछ करेगा तो कोई बंदा बीच में नहीं ये कह सकता कि देखो जी ये की हो रही है। टेक्नोक्रेट हुकूमत या किसी और तरह का कोई अगर आ जाए कि जी ये मामला, क्योंकि सियासी मामला समझ नहीं रहे, तो ये भी ऐसे भी हो सकता है। मैं आपको बड़े महफूज लफ्जों में आने वाले दिन का नक्शा बता रहा हूं। और दूसरी बात यह कि अगर अमेरिका का ही इशू है ना कि सब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं फिजा, तो फिर पाकिस्तान को हम कैसे कहते हैं खुद मुख्तार मुल्क है भी। अगर इमरान खान का चले, मुझे समझ आता है कि उनके ऊपर 200 मुकदमे बने हुए, वो कह रहे हैं यार मुझे कहीं से कोई हवा का झोंका मिल जाए, कोई थोड़ा सा वो आ जाए, और उसका हक है। आपने जाली मुकदमे 200 बना दिए। आम आदमी भी जो है, रेडी वाले को भी पता है कि इन मुकदमे जाली बनाए हुए आपने, ठीक है। तो अगर वो देख रहे हैं या उनकी पार्टी देख रही है तो ये कुछ और चीज है। लेकिन हुक्मरान क्यों देख रहे हैं? वो रिचर्ड गर्नेड इनके खाते में ऐसा पड़ा है कि उस दिन से इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। नहीं, भाई हम खुद मुख्तार हुकूमत कैसे देख रही है? हुकूमत ने तो नहीं कहा कि आप कुछ, बल्कि हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपना जो प्रोजेक्ट है मिसाइल वाला, वो कभी भी नहीं उसको करेंगे। तो मिसाइल का प्रोजेक्ट उनके हाथ में कब है? वो तो आर्मी के हाथ में है। हाँ, लेकिन तो वो आर्मी नहीं कंप्रोमाइज करेगी ना। वो तो ये मतलब मियां साहब का इसमें क्या ताल्लुक है? हुकूमत क्यों अमेरिका की? मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा बाखबर है, तो उसकी हर बात सच्ची होती है और वो मेरे साथ प्रोग्राम करता है। उसने आपसे कुछ देर पहले कहा कि जी हुकूमत भी उनकी तरफ देख रही है। क्यों? तो मुझे ये आइडिया आया कि हुकूमत भी उनकी तरफ ही देख रही है। जुल्फकार रात ने इतनी बड़ी खबर दे दी कि हुकूमत अमेरिका की तरफ देख रही है कि 10 आकाशी की करना है। राहत साहब, ये आपने क्या कर दिया है? आपने तो हुकूमत को भी अमेरिका की तरफ, चलो भाई उधर चलो। देखिए, हमारी ख्वाहिश है और दुआ भी है, आपकी भी और मेरी भी और राना साहब की भी, कभी वो वक्त आए कि हम अमेरिका की तरफ ना देखें, अमेरिकन नेशनैलिटी मिल जाए, अपनी तरफ देखें, अपने गिरबान के अंदर देखें, अपने जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाएं और खुद इनसारी की तरफ, खुद मुख्तारी की तरफ और खुद इनसारी की तरफ चलें। और खुद मुख्तार और खुद इनसार पाकिस्तान उस वक्त होगा जब हमारे दिमागों के अंदर ये चीज आएगी कि हमने वाशिंगटन की तरफ नहीं देखना। लेकिन आइडियली तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े बयान देते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़ी बढ़ के मारते हैं और भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन जो है उसको मेरा ख्याल है मानना चाहिए कि अमेरिका अगर आपके खिलाफ खड़ा होता है तो आपकी सर्वाइवल पे और आपके लिए मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आज जो
ताजा तरीन सिनेरियोज को अगर आप देखें, आपके पास एक ऑप्शन थी कि चाइना आपका एक टेस्टेड फ्रेंड है, आपका एक पुराना दोस्त है, चाइना आपकी तरफ शाकी नजरों से देख रहा है। अफगानिस्तान के अंदर भारत पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बारूद भर रहा है और वहां से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और तरअंदाजी हो रही है। भारत अपने बॉर्डर को गर्म करने के चक्कर में लगा हुआ है और कश्मीर के अंदर वो दखल अंदाजी उसकी और बढ़ गई है और वहां से वो एक महाज मजीद खोलना चाह रहा है। अच्छा, इन हालात के अंदर ईरान के साथ भी बहुत ज्यादा आइडियल आपके रिलेशन नहीं है। रशिया पहले आपसे थोड़ा दूर हो चुका है। अमेरिका भी अगर इन हालात के अंदर आपके साथ सीधा सीधा हो जाता है, जो सिचुएशन नजर आ रही है, तो उसके बाद आप एक आइसोलेशन में चले जाएंगे। बड़के तो बहुत सारी मारी जा सकती हैं, लेकिन ये जो बड़के मारने वाले हजरात हैं, ये माजी में कहा करते थे सारे लोग कि देखें जो खारजा पॉलिसी है वो सड़कों पे नहीं बनती, जलसों में नहीं बनती। तो मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि वजीर दाखिला साहब, ये सड़कों के ऊपर बड़े बड़े बयान देने से क्या किसी मुल्क को इस तरह अनाइट करना चाहिए? क्या जिस मुल्क के ऊपर आपका माशी तौर पे, आपका दफाई तौर पे इतना ज्यादा इन्हिसार है, क्या इस तरह की गुफ्तगू हमें करनी चाहिए? आज रिचर्ड ग्रेनल की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसकी बेस के ऊपर आपने चीजों को इतना ज्यादा मतनाज़े बना दिया है। रूबियो वो है जो नामजद वजीर खारजा, जो इंडिया का एक फेवरेट समझा जाता है, जिसने 2019 में कश्मीर और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इंडिया का हिस्सा करार दिया था। वो इंडिया का वहां पे बागल बच्चा समझा जा रहा है। इन हालात के अंदर बड़ी विजडम से अमेरिका की जो नई गवर्नमेंट है उसको एंगेज करने की जरूरत है। मतलब कि नई गवर्नमेंट को एंगेज करने के लिए ये हुकूमत उनके साथ देख रही है। जलसा करके उनको बुरा भला कहने की बजाय देखना पड़ेगा कि किस थ्रिल के साथ अगली इंतजामिया आ रही है और अमेरिका की तरजीहात क्या है। पूरी दुनिया के अंदर यकीन करें कि अपने अपने मफादात के ऊपर तरजीहात चेंज हो रही हैं और हम हैं कि हम उस बड़कों में और रियलिटी के ऊपर देख ही नहीं रहे और अपने बयानात और बेबुनियाद किस्म की बड़कों के अंदर उलझे हुए हैं। और फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं, उस पर हमारी नजर ही नहीं है। हमारी नजर ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, हमने उसकी तरफ तो सोचा ही नहीं है। खैर, फ्यूचर में तो हम दाखिल हो रहे हैं ना, 2025 में तो हम कल नहीं तो परसों हो ही जाएंगे। राना साहब, व्हाट नेक्स्ट? 2025 के अंदर ये 2 जनवरी को मुज़ाकरात है, ट्रंप इंतजामिया ने आ जाना है और उनके पहले रिचर्ड ग्रैनल का बयान भी है ना कि उनके इमरान खान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस गवर्नमेंट के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं अगर मुज़ाकरात सक्सेसफुल नहीं होते? लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या सिचुएशन थोड़ी सी टकल डाउन होगी? नहीं, जो जुल्फकार राहत साहब फरमा रहे हैं ना, उसके बाद तो मेरा नजरिया ही बदल गया है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में जो भी होता है अमेरिका कराता है। और अभी मैं आ रहा था तो फुटपाथ पे 2 लोग सर्दी में ठिठुरते हुए बच्चों के साथ ना छोटा सा एक चादर के ऊपर लेटे हुए थे, तो मुझे समझ आई कि ये अमेरिका करवाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम तो खुद कुछ करवा ही नहीं रहे। राइट। जब कौम भूखी मर रही है और जब कौम को, मैं ये कोई लफ्जी तो नहीं कह रहा, आप गुजरती है देखा फुटपाथों पे अभी भी लोग शदीद सर्दी के अंदर पड़े, और उसी सूबे की मलका आलिया अगर शादी में 10 लाख का जोड़ा पहने, और वो एक जोड़ा एक दिन ही होगा ना, 7 दिन 8 दिन तकरीब चले, तो 1 करोड़ रुपए के तो सिर्फ मलका आलिया ने जोड़े पहन लिए ना, उसको उस सूबे के जिसके अंदर बच्चियों के पास सही तरह दुपट्टा तजने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, फिर अगर सब कुछ अमेरिका करा रहे और भाई हम करवा रहे हैं, हम तो करवा रहे हैं। मतलब अगर उन्होंने 8 लाख, आपने 10 लाख कह दिया, 7-8 लाख का था, 2 लाख आपने खुद पल्ले से डाल दिए, वो नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा? मैं पहनूंगा करारा, मैं चूड़ीदार पजामा पहनूंगा गोटे वाला 8 लाख का। हाँ, तो और क्या करूंगा? 8 लाख से मैं पूरे साल ही नहीं कमाता। तो मैं बात यह है कि मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि यार हम अपने अमाल कब ठीक करेंगे भाई? ठीक है ना, हमारे अमाल कब दुरुस्त होंगे? आपके जब एक भूखी नंगी कौम और उसके ऊपर बैठे हुए लोग इंडिया के डिजाइनर्स के बने हुए कपड़े पहनेंगे जो लाखों रुपए में, 4 लाख रुपए इंडिया के हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करें पाकिस्तानी रुपये पे, तो कहां जाके बात बनती है? ठीक है, फिर दूसरी बात ये सुन ले, ये जो बात है ना कि ये अमेरिका को हम बिल्कुल खुदा की कसम बिल्कुल ठीक बात है, खुद इन्हिसारी और खुद मुख्तारी हमारे में, लेकिन आएगी कहां से? कौन देगा? कहां से उतरेगी? कोई मनसलवा है जो उतर आएगा? कौमों ने अपनी गैरत खुद पैदा करनी होती है।
हमारा आलम यह है कि हमारा एक वजीर आजम अमरीका जाता है, उसके सारे कपड़े उतरवा लेते हैं वो, और वो वापसी में कहता है मेरे सारे नहीं उतारे थे, अंडरवेयर पहना हुआ था मैंने। अंदाजा करें आप हमारी गैरत का, ठीक है, हमारी खुद इंसारी का अंदाजा करें कि हमारा मर्द अहान जो कहता है मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं, ठीक है, उसे एक फोन आता है और वो फोन सुन के कहता है कि हाँ जी इधर हेयर और हेयर, वो कहता है सर हेयर, वेयर यू आर स्टैंडिंग वी आर स्टैंडिंग देयर, ठीक है ना। तो इस तरह खुद इंसारी आती है। और मैं एक बात बताऊं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। मैं शाह फैसल शहीद के पास हेनरी किसिंजर आए, इन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया, नेस्विज की जब जंग हुई ना तो सऊदी अरब ने पेट्रोल बंद कर दिया, रफड़ पड़ गया पूरी दुनिया में। हेनरी किसिंजर उनके पास है, उसने आके कहा कि शाह फैसल से कहा कि जी देखें बड़ा पेट्रोल का कहत है, तो सऊदी आप ऐसा करें कि पेट्रोल ओपन कर दें, हमें भी पेट्रोल जो है दे दें। तो शाह फैसल ने एक जुमला कहा कि हमारी कहते, उसने कहा किसिंजर ने कहा हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पेट्रोल ओपन हो जाए, हमें मिले और दुनिया। तो शाह फैसल ने उन्हें कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद अक्सा में 2 नफिल पढ़ लूं, आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। और नतीजा क्या हुआ, शाह फैसल के यहां गोली मारी उसके भतीजे को ट्रेंड करके, अमेरिका के खिलाफ जो खड़ा होता है उसके पीछे तुम तो खड़े हो जाओ। बिल्कुल ठीक हो गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है राणा साहब, आपकी पॉइंट आ गया, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली मुझे राहत साहब ब्रेक पर जाना है, लेकिन हम अमेरिका को आंखें तो तब दिखाएं ना जब हम फाइनेंशियली खुद मुख्तार हों। जैसे इंडिया है, इंडिया को वो किसी से कहता है कि आपने मुआहदे नहीं करने, ना चाइना से ना ईरान से, तो वो उनकी नहीं सुनता क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो हमारे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अहम है ताकि उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए। मुझे जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। किसी फर्द वाहिद के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इन मुज़ाकरात के हवाले से जो अलीमा खानम है, इमरान खान की बहन है, उन्होंने भी गुफ्तगू की है। और भाई के जो पैगामात है, जाहिर है जेल से अगर कोई डायरेक्ट सोर्स जो बात उन्होंने अंदर की होती है और बाहर एज इट इज वैसे आती है तो वो उनकी बहन ही करती है। और उन्होंने कहा है कि हमारे तो मुतालबात ही सिर्फ 2 हैं, एक जुडिशल कमीशन बना दे और दूसरा जो भी अंदर मौजूद है जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अभी तो 24 नवंबर वाला भी डाल दिया कि उस पर भी जो है 9 मई पे तो बनाना ही है जुडिशल इंक्वायरी, इस पर भी बनाए ताकि जो लोग बिल्कुल बेकसूर हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इमरान खान तो बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं। और दोबारा जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से कि भाई वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे और हमारे जो केसेस हैं जो चल रहे हैं पेंडिंग है वो फ्री एंड फेयर उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए है। तो क्या गुफ्तगू की है अलीमा खानम ने, पहले आपको जरा वो सुनाते हैं। बात तो उनकी ठीक है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उन पर मुकदमात खत्म कर दिए गए हैं, अब उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश भी नहीं है। राणा साहब, राहत साहब, ये अलीमा खान की गुफ्तगू आपने सुनी है और मुज़ाकरात पर पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे। अब आगे इनकी गुफ्तगू, फिर इमरान खान के जो खुद उन्होंने गुफ्तगू की है सहाफियों से गुफ्तगू में, उन्होंने भी यही कहा है। एक हाउस अरेस्ट के हवाले से बार बार बात आ रही थी कि वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे और ना ही किसी बाहर वाले मुल्क से कहा है कि वो बीच में आए। और जैसे ये पहले खुद शेख वकास अकरम ने भी यही कहा है कि जैसे नवाज शरीफ और जरदारी साहब जेल से बाहर जाते रहे हैं कोई एग्रीमेंट करके, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे और ना ऐसा करेंगे। तो हुकूमत कितनी वीक है इन ग्राउंड्स पर? देखिए, जो हुकूमत ऑफर कर रही है इमरान खान को, ये आज नहीं काफी देर पहले से कर रही है। बल्कि मैं आपको खबर देता चलूं कि 26 नवंबर को तो हालात ये हो गए थे, गाड़ियां बाकायदा तौर पे अडयाला जेल प्रोटोकॉल की पहुंच चुकी थी और वहां से उनको लेके बनी गाला शिफ्ट करने का मुकम्मल प्लान था, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर चीजें खराब हो गई। उस वक्त भी नेगोशिएशन बिल्कुल फाइनल पोजीशन पे थी, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि वो ना खैबर पख्तूनख्वा जाना चाहते हैं, ना इस तरह हाउस अरेस्ट रहना चाहते हैं। जेल उन्होंने बहुत सारी काट ली, अब उनको अदालतों के जरिए उनके केसेस खत्म करके एक प्रोसीजर के जरिए उनको बरी किया जाए और उनके सारे केसेस खत्म किए जाए, पहली चीज। दूसरा ये कि जो मुज़ाकरात में डेडलॉक है जिस चीज पे, वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से या अदारों की तरफ से या जो भी जिसकी तरफ से भी मैसेज आप कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट के लोग आगे फ्रंट के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप 2 साल तक आप सुकून से बैठ जाएं और आप हमें डिस्टर्ब ना करें, गवर्नमेंट को चलने दें और आपको हम केसेस आपके खत्म कर देते हैं और आप बाहर आ जाएंगे। वो ये कहते हैं कि नहीं, आप 6 महीने तक इसका दुरानिया कर लें और जो भी गवर्नमेंट आपने बनानी है वो नेशनल गवर्नमेंट है या केयर टेकर सेटअप है या अबूरी सेटअप, उसके बाद एक
शफाफ इलेक्शन करवाएं। गवर्नमेंट कहती है कि जी 2 साल आप दे दें, 2 साल के बाद शफाफ इलेक्शन करवा देंगे, जिसकी गवर्नमेंट आएगी वो ले लेगा। राइट। अब इसके ऊपर जाके इमरान खान साहब नहीं मान रहे। वो कहते हैं जी 6 महीने के बाद आप इसका कमिट करें और इसको प्रॉपर गारंटी करें। अब दोनों तरफ अदम इत्मीनान की एक फिजा है। इमरान खान के ऊपर भी इतबार नहीं किया जा रहा, इमरान खान उनके ऊपर इतबार नहीं कर रहा। अब कुछ लोग, कुछ पर्सनैलिटी बीच में पड़ी हैं और वो को गारंटी वारंटी देने के प्रोसेस चल रहा है। अगर कोई बात इस पे बन गई तो दरमियानी बात पे कोई चीज फैसला हो जाएगा। लेकिन जहां तक ये कहना ये मौला जट की तरह बढ़ के वो जरूर मारते रहेंगे, लेकिन वो जेल से निकलेंगे तो कमिटमेंट के ऊपर निकलेंगे। वो उस तरह की कमिटमेंट नहीं होगी जैसे नवाज शरीफ साहब की थी कि एग्रीमेंट करके वो बाहर चले गए। जो भी होगा सेटलमेंट के जरिए होगा। अदालतों के केस ऐसे नहीं हो सकता कि ये केस सुबह अचानक एक हुक्म आएगा सारे केस खत्म हो जाएंगे। वही उसी वक्त खत्म होंगे जब कहा जाएगा। वरना केस अगर ग्रेजुअली प्रोसेस के तहत करें तो ये तो छोटे से छोटा 1365 का केस है, 420 का केस और छोटे से छोटा केस भी आप 6 महीने साल चला सकते हैं। तो यहाँ पे तो लाइनें लगी हुई हैं। तो लिहाजा चीजें डिसाइड जब होंगी, 200 केसेस हैं तो फिर पूरी जिंदगी का ही समझें। बिल्कुल ठीक हो गया राहत साहब, आपका पॉइंट आ गया और बाहर आ जाएंगे, और साहब बाहर आ जाएंगे। राना साहब, जिस तरह गुफ्तगू की है इन्होंने कि वो तो हुकूमत कह रही है कि 2 साल हमें जो है वो आराम से सुकून से गवर्नमेंट करने दें और उसके बाद आप खामोश रहें, आपके केसेस खत्म करके आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन वो अपने ही जो लोग हैं, जो साथी हैं, जिनके वोट से वो हुकूमत में आए हैं, बिलावल साहब कितने नाराज हैं, कितनी वो ताक ताक के वार कर रहे हैं। पहले जरा मैं आपको बिलावल साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर राना साहब से कमेंट लेते हैं। ये तो हुकूमत के साथ भी हैं और हुकूमत के साथ ऑपोजिशन भी कर रहे हैं बिलावल। जब मैं वो कहता हूं ना तो फिर नाराज होते हैं क्या कि ना वसदी है, ना नसदी है, ना हंसदी है, ना फंसदी है। ठीक है ना, इजी लोड भी कराती है और मैसेज भी नहीं करती है। ठीक है भाई, क्या तुम इजी लोड हुकूमत ने करवाना है कि इन्होंने भाई? ये सदर मिलना इजी लोड नहीं है, गवर्नर बनवाने इजी लोड नहीं है, चेयरमैन सेनेट बनवाना इजी लोड नहीं है, और किसी की इजी लोड है? पीपल्स पार्टी तो जब थकती है हुकूमत का मुंह करके मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने, शुरू हो जाते हैं ये लोग। अब बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे ये बहुत बड़े चीख अवेर है। इससे पूछें इनसे, ये जो जिन कुव्वतों की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर वो आज इन पे से हाथ हटा लें तो इनकी क्या हैसियत रह जाती है? ये 26वीं तरमीम के लिए जो आप इतने पागल हो गए थे कि आपने कहा था कि फिर मैं ताकत से किसको खुश कर रहे थे आप? मुझे बता दें कि मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का मैं उनका कारकुन था। मैं उनके लिए नारे लगाता था, उनके लिए बहुत कुछ तकलीफें झेली हैं, लेकिन आई तो जियाउल हक की मर्जी से। जुल्फकार अली भुट्टो जब वहां से जहाज में चले तो उन्हें प्रोटोकॉल सरकारी दिया गया फौज की तरफ से। ठीक है, एयरफोर्स के तैयारे थे जो लेके आए। फिर यहां पे आके आपने तो हर दफा एक दफा का मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और मुड़ के आप दुबई भाग गए। आपने सिंध के अंदर जो कुछ किया, सुने पीर पगाड़ा क्या कहते कि आपने इलेक्शन किनके सर पे जीता, आपको पता चल जाएगा। आपने जिस तरह सिंध हाउस के अंदर खरीदो फरोख्त की, किसके सर पे की? कौन किसके आशीर्वाद से की? अदम एतमाद कैसे लेके आए आप? और देखो जी, खाने गुलगुले खाने और गुड़ से परहेज करना। लो जी, मैं बड़ा चीख वे रहा हूं। और भाई हाँ थे भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, जिसने पिया जहर प्याला, नहीं किया कंप्रोमाइज। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं किया कंप्रोमाइज। तो तुम तो जगह था तुम जनाबेली बिकते हो। कहाँ बिके हैं? उन्होंने कहा अगर बिकना होता तो वो खुद इस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर ना होते, या कोई मिनिस्ट्री लेके तो वो क्या थे? वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे? पीडीएम में थे ना, अभी तो नहीं तो है। थे ना। हाँ, जब कहते थे हवा में उड़ते जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, कभी इधर उड़ रहे होते थे, कभी उधर उड़ रहे होते थे। और आज आलम यह कि मेरा सबसे प्यारा तजिया निगार, मैं उसे सलूट पेश करता हूं, जुल्फकार राहत। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के किसी के साथ नहीं बनी हुई। चीन नाराज, सऊदी अरब नाराज, बांग्लादेश नाराज, अफगानिस्तान नाराज, अमेरिका नाराज, भारत नाराज, भूटान नाराज। जुल्फकार राहत अपना कोई छोटा जहा घर हुए तो उधर तो नाराज हो जाएगा। हुकूमत ने लिखो किसी से बना के नहीं रखी। तुम्हारी खारजा पॉलिसी ये, खारजा पॉलिसी लगे रहते हो। तुम जब थे तुमने क्या किया पाकिस्तान के साथ? आज तुम कह रहे हो जिन कुव्वतों को ये वो, और तुम उन कुव्वतों के बगैर एक कदम नहीं निकल सकते। लोग तुम्हें घर से ना निकलने दे। कोई भी नहीं चल सकता। आपको क्या हो गया? जो नहीं चल सकते ना, वो फिर चूम के ना जहर प्याला पी लेते हैं, जेल में जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, हाँ, फिर बैठ जाते हैं वो जाके और नहीं करते कंप्रोमाइज।
कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। राहत साहब, कौन कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं, बताइएगा जरा। देखिए जी, कॉम्प्रोमाइज तो यहाँ पे हर वक्त में हर शख्स करने को तैयार होता है। कुछ सियासी बेरोजगार होते हैं, कुछ बरसरे रोजगार होते हैं, जो जिनको रोजगार नहीं मिलता, अपोजिशन में होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, वो गालियां देना शुरू कर देते हैं और बैशिंग शुरू कर देते हैं, और जिनको नौकरी मिल जाती है वो खुश हो जाते हैं। और मैं आज भी इस पे को बहुत ज्यादा इस पे कोई तवक्को नहीं रखता कि जो लोग आज हुकूमत में नहीं है, जिनकी तरफ राना साहब इशारा कर रहे हैं कि वो इक़्तिदार नहीं लेना चाहते और वो बहुत बड़ी असूलों की जंग लड़ रहे हैं, उनको भी आज इक़्तिदार अगर मिल जाए तो वो 100 दफा चूम के उस इक़्तिदार को ले लेंगे और कंडीशनल इक़्तिदार को लेंगे, और उसके बाद उनसे कुछ हो सके या ना हो सके ये अलग बात है। नहीं, पीटीआई की बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की? मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मसला अच्छा। इस मुल्क में सिर्फ इक़्तिदार का है, ये बात समझें। अगर इक़्तिदार का मसला ना होता तो आज जो गिव एंड टेक पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आज जो बार बार कहा जा रहा है कि जी हम स्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, फलाने से नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें अगर सेटलमेंट के जरिए ही होनी है, तो फिर आप मुझे बताएं कि जब आपने मुकमका करके आपने सारी चीजें सेटल करनी है, तो उसके बाद आप क्या क्या कोई बड़ा मार्का मार लेंगे, क्या बड़ा कोई गवर्नमेंट में आके कोई काम कर लेंगे? तो यहाँ पे शुरू से 77 साल से एक ही कहानी है कि इख्तियार मिलता है, इख्तियार नहीं मिलता। और अगर ये सियासतदान चाहते हैं कि इनको इख्तियार मिले और ये इख्तियार के बगैर ये नहीं इख्तियार में आना चाहते, तो उसके लिए फिर इनको सब्र करना होगा, फिर गेट नंबर 4 का बाइकाट करना होगा, उसकी तरफ नहीं जाना होगा। ये तो सीओडी करके चौथे दिन मुकर गए थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा था कि कोई शख्स इदारों की तरफ नहीं जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा, तो 5वें दिन ये आपस में लड़के ये जाके गेट नंबर 4 पे सलूट मारने लग गए थे और रेस लग गई थी कि कौन पहले पहुंचता है। और आज भी ये सारे के सारे लोगों के दरमियान रेस लगी हुई है। कौन सियासतदान थे जो गए थे रेस में? मैं चारों में जरा अपनी जनरल नॉलेज बेहतर कर लूं। जो सीओटी जन के दरमियान हुआ था। यानी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे वहां चले गए थे? देखें, मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन सारों को आज भी ये सारे के सारे एप्लीकेशन लिख के, अर्जियां लिख के खड़े हैं। सब इक़्तिदार चाहिए सबको, कोई असूलों की, कोई इखलाकियात की, कोई मोरालिटी की जंग नहीं लड़ रहा, ये सब इक़्तिदार चाह रहे हैं। और अगर ये मोरालिटी का मामला हो तो मैं अगेन कहूंगा कि उसके लिए इन सबको बैठ के या तो ये बाइकाट करें, अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करें कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी राब्ता नहीं करेंगे, ये सीओडी को दोबारा जिंदा करें, ये कहें जी हम इस तरह के इक़्तिदार लेंगे ही नहीं, तो मैं फिर मानूंगा कि ये लोग मोरालिटी की जो आप बात कर रहे हैं, अगर बदतमाए नजर आपका इक़्तिदार है, टारगेट आपका इक़्तिदार है और वो आपने हर सूरत में लेना है, और उसके बाद आपने उसी तरह पहली तनख्वाह पे गुजारा करना है, तो फिर मान जाओ यार कि आप सारे के सारे लोगों का मसला यही है, इक़्तिदार में आना। और उसके लिए कुछ भी ऑब्वियसली और पार्टीज बनती किस वजह से है इक़्तिदार में आने के लिए, राहत साहब। लेकिन मोरालिटी की जो आप बात कर रहे हैं ना, मोरालिटी की बात, राना साहब एक सेकंड में आपकी तरफ आती हूँ। हाफिज नईम उर रहमान ने भी मोरालिटी की बुनियाद पर पीटीआई से बड़ा मुतालबा किया, अहम मुतालबा किया है, जो कि राहत साहब आपकी बात को सपोर्ट करेगा। जरा सुनाए जी वो मुतालबा। ऐसा तबका है जो अमेरिका की आशीर्वाद से चलता है। ये कैसा मुल्क है कि हुकूमतें हटानी हो तो अमेरिका की मदद हासिल की जाती है, जेल में डालना हो तो अमेरिका की मदद मांगते हैं, जेल से निकलवाना हो तो अमेरिका की मदद मांगते हैं। ये कैसी पार्टियां हैं, ये कैसे सियासी लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं? एक तरफ आजादी की बात करते हैं, गुलामी से निजात की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की मदद भी मांगते हैं। ठीक हो गया राना साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, वो कह रहे हैं दूसरी तरफ ये अमेरिका की मदद भी मांगते हैं, और अंदर आना है, किसी ने बाहर जाना है, हुकूमत आनी है, गिरानी है, सब अमेरिका के कहने पे हो रहा है। नहीं, इसमें एक चीज वो आज और भी की है उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल से इसराइल के खिलाफ एक बयान, इसराइल पर, हाँ, कि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका पर भी तंकीद करे कि क्यों इसराइल के। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई कि अचानक उनके ये ख्याल, इतना अजीम तरीन ख्याल कैसे एकदम उनके जहन में आ गया। और ये को फरमाइशी प्रोग्राम है, ठीक है ना, को किसी ने उन्हें कहा है कि डीजे वाले बाबू जरा गाना तो चला दो, और उन्होंने चला दिया।
ठीक है ना। अदरवाइज मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं उनसे पूछूं कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जब तहरीक चली थी और कहा जाता है कि डॉलर बोरियों में आए थे, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो जमात इस्लामी थी। जियाउल हक के साथ मिलके का आयन बनाने वाले को फांसी देने के वाले के साथ तो जमात इस्लामी खड़ी हुई थी। मुशर्रफ डिक्टेटर के साथ तो जमात इस्लामी खड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो मैं तो खैर उनके इस बयान पे, और दूसरी बात ये जो इसराइल वाली बात है ना, देखिए इमरान खान के कोई एक नहीं, दो नहीं, कोई 10,000 ट्वीट्स मौजूद हैं इसराइल के खिलाफ, ठीक है। और हो सकता है वो कल ही कोई और भी कर दे, लेकिन इनसे ये पूछे कि अचानक आपको ये ख्याल क्यों आ गया भाई? आपको तब क्यों नहीं आया जब आपकी जमात का सेनेटर अकेला रोज इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करता था और आप में से एक भी नहीं खड़ा होता था? सेनेटर मुश्ताक, उनके 12 साल बेटा गिरफ्तार हुआ और वो हुए, आप क्यों नहीं हुए उनके साथ जाके गिरफ्तार? नहीं, जमात इस्लामी ने कराची में बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए। मैं कह रहा हूं ना, लेकिन जब उनका सेनेटर गिरफ्तार हो रहा था, हाँ। और जब वहां पे वो धरना देके बैठा था, तो ये साथ क्यों नहीं बैठे थे उसके? तो फिर और मैं एक बात बताऊं, देखे ये जो मोरालिटी की बात हो रही है ना, तो अगर इक्तिदार, मैं कोई इमरान खान का तर्जुमान नहीं हूं, वो अपनी आप जाने, लेकिन मैं ये जानता हूं तर्जुमान से अच्छा आप डिफेंड कर लेते हैं वैसे। नहीं, वो मैं, आप किसी दिन मुझे कहे मैं आपको भी कर लूंगा, ये तो राहत साहब को करना, ठीक है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। राहत साहब आपको डिफेंड करना है। मैं तो आज 2 दफा कर दिया राहत को डिफेंड। मेरा तो तर्जुमान बनना है ना, मुझे नहीं करेगा तो मैंने तो 2 दफा डिफेंड किया। तर्जुमान नवाज शरीफ बनना है। अच्छा अब सुने, क्या अगर वो इक्तिदार का भूखा होता तो वो असेंबलियां तोड़ता? उसने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, खुद असेंबलियां तोड़ी, ठीक है ना, अगर वो इक्तिदार का भूखा होता। दूसरी बात यह कि अगर वो इक्तिदार का भूखा होता तो 1.5 साल कौन सा बंदा जेल रहना चाहता होता? अभी वो नवाज शरीफ साहब तो 10 दिन नहीं रह सके थे। नहीं कहा, उन्होंने भी बड़ा टाइम, चले कितना बड़ा गुजारा होगा, 8-10 महीने गुजारे हैं। तो ये तो अभी भी वहीं पे डटा हुआ है, ये तो नहीं कंप्रोमाइज कर रहा। आप तो ओपन हो गई कि उसको खुद नून लीग वाले मान रहे कि हाँ हमने ऑफर की है कि जनाब आप बनी गाला चले जाओ। अगर वो इक्तिदार का भूखा होता तो छोड़ के चला जाता। खालिद मकबूल एमक्यूएम वाले, आज उन्होंने बड़ी पते की बात की। एक बात याद रखें, एमक्यूएम जब बोलती है, कभी कभी जमात इस्लामी जब बोलती है, फैसल वाउडा जब बोलते हैं, तो समझ ले मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता। आज उन्होंने कहा कि ये माइनस करने वाली बात खत्म कर दे, ठीक है ना। तो कुछ चीजें क्लैरिटी की तरफ आप जा रही हैं। और आखिरी बात यह कि जो जुल्फकार राह से मेरा हमेशा झगड़ा रहता है, वो ये है कि यार ये कब तक हम बंदर बांट पे रहेंगे भाई जिंदा? कब तक ये होगा कि हम बंदर बांट नहीं, अब अच्छा ये है तो अच्छा है, ये बुरा है तो ये अब अच्छा हो गया तो ये बुरा क्यों भाई? लेट द पीपल डिसाइड यार, कि उन्हें फैसला करने दें आप। बिल्कुल ठीक है, लेट द पीपल डिसाइड। और पीपल जब डिसाइड करते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी या उसकी इंप्लीमेंटेशन तो इन्हीं इदारों ने, इसी सिस्टम ने करनी है ना। असल मसला फिर पीपल नहीं, सिस्टम है। द रियल कल्प्रेट इज सिस्टम, जिसको बेहतर करने की जरूरत है। और इस सिस्टम से जुड़ी खबर कि पूरे पाकिस्तान में ही, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, बलूचिस्तान में, हर जगह एहतजाज हो रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ। ब्रेक के बाद बताते हैं। कुछ रोज पहले हमने अपने प्रोग्राम में भी ये खबर की थी, शेयर की थी कि जो पारा चनार है वहां पर सड़क की बंदिश के खिलाफ पिछले कोई 3 महीने से धरना जारी है। और वहां पर तकरीबन 100 के करीब ये आ रहा है कि बच्चों की डेथ हो गई है, क्योंकि वहां पर फूड नहीं पहुंच पा रहा सड़क की बंदिश की वजह से। लसानियत की बुनियाद पर जो वहां पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 8 खवातीन थी, कुछ बच्चे थे, 41 लोग टोटल शहीद हो गए थे। और उसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया था कि सड़क को बंद कर दिया जाए, जिससे अद्वियात और वैसे आमदोरफ्त बहुत मुतासिर हुई थी। अब पूरे मुल्क के अंदर मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा है कि सड़क की बंदिश के खिलाफ कि जल्द से जल्द खोली जाए, बल्कि वहां पर सिक्योरिटी के जो पेश नजर है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सके कि इस तरह के हंगामे ना फूटे। तो राहत साहब, ये जो पूरे मुल्क के अंदर पारा चनार का एहतजाज किया जा रहा है, एक तो वैसे हमारे मुल्क के अंदर एलामिया ये है कि जो लोग इतनी मुश्किलात फेस कर रहे हैं, तब तक उनकी सुनवाई नहीं होती जब तक वो सड़कों पर आकर इतनी ठिठुरती सर्दी के अंदर बैठकर एहतजाज नहीं करते, तब तक इनकी कुछ सुनने वाला नहीं है, और इंक्लूडेड मीडिया। एहतजाज ना कहें, बल्कि कहें कि जब तक कुछ चंद लाशें नहीं गिरती, लोगों के सर नहीं फटते, आंसू गैस नहीं चलती, मीडिया के लोगों के सर नहीं फटते कवरेज करते हुए, और बड़ी बड़ी सुर्खियां नहीं लगती, और वो भी एक दिन से नहीं तो जो होती वो उसके लिए 4, 5, 6, 10 दिन चलते हैं, फिर जाके हुकूमत को होश आती है। एक वक्त होता था, यकीन करें ये कोई पुरानी बात नहीं, ये चंद साल पहले की बात है, कि सिंगल कॉलम खबर लगती थी
तो गवर्नमेंट को वक्त पड़ा होता था और सारे उसके ऑफिशियल्स भाग रहे होते थे। अब सिचुएशन ये है कि जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना है वो सारा माफिया उसका हिस्सा बन गया है। तो लिहाजा आज सिचुएशन ये है कि मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज वो बेचारे 12 महीने ही हड़ताल के ऊपर रहते हैं। कभी क्लर्क आप देखेंगी, कभी नर्सेस को आप डंडे खाते हुए देखेंगे, कभी टीचर्स को देखेंगे जिनको किसी सूरत में भी एहतजाज नहीं करना चाहिए। और आज कराची के अंदर 12 मकामात के ऊपर सड़कें ब्लॉक आप कई दिनों से हैं, वो आज पहले दिन नहीं हुई, कई दिनों से हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है। पारा चनार अपनी जगह एक बहुत बड़ा मसला है। दहशतगर्दी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो आपस में अब दस्तों गिरेबान है वो सारी मामलात को तकवीत दे रहा है। जब हम आपस में ठीक हूं अगर और आपस में यकजा हूं तो फिर दुश्मन को भी मैसेज पहुंचता है कि यार ये कौम यकजा है, ये अपने मामलात पे एक है, अंदर से ये बिल्कुल इनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। तो लिहाजा इनके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। जब अंदर से आप वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, आज देखिए ना साबित करने की कोशिश हो रही है कि पीटीआई तालिबान है और तालिबान पीटीआई है और फलानी पार्टी पीटीआई को टीटीपी को लेके आई, फलानी पार्टी उसको वापस छोड़ के आई। इसका मतलब है कि जब हम इस तरह का नैरेटिव भी बनाते हैं तो उसमें भी होता है कि कौम तकसीम है। दहशतगर्दी के ऊपर हमें इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए कि कौन दहशतगर्दों के साथ है, कौन साथ नहीं है। हमें ये बात करनी चाहिए सिंपल कि हम सारे लोग ही एक पुरअमन पाकिस्तान चाहते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। किसी सूरत में हम दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी कौम सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह इस दहशतगर्दी और इन दहशतगर्दों के खिलाफ है। और इसीलिए तो नेशनल एक्शन प्लान बना था राहत साहब। सिर्फ इसी वजह से नेशनल एक्शन प्लान बना था। करनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए और ना इसको सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि ऐसे मास्टरमाइंड्स को और ऐसे लोग जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है उनको दुरुस्त राह पर लाना चाहिए। राणा साहब, ये कराची में भी 12 मकामात पर एहतजाज है, MWM ने साथ दिया है, इजहार यकजहती की है ये पारा चनार वाले लोगों से। इस सिचुएशन का हल क्या है? वो आईजी तो कहते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर सड़कें खाली करवा देंगे वरना हमसे बुरा कोई नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, वो वैसे तो उनसे वैसे ही कोई बुरा नहीं है। खैर, कराची की जो पुलिस है और जिस तरह वहां पे अब वडेरों ने अपने बंदे भर्ती करवाए हुए, और यही वजह है कि आज जितनी वहां पे भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, चाइना कटिंग, पर्ची, ये वो सारा कुछ चल रहा होता है। इवन ये चाइना कटिंग किया, ये चाइना कटिंग एक, जब आपके पास बहुत सारी जमीन होगी ना मुझे बताइएगा, फिर मैं कटिंग करके दिखाऊंगा उसको चाइना कटिंग किसे कहते हैं। अभी आपके पास है नहीं। अच्छा चल है ना। अच्छा, इसका अलमिया देखें कि बिलावल भुट्टो जो शेर की तरह धाड़ है वो खुद पानी खरीद के पीते हैं वहां पे। उनके पानी माफिया के आगे वो इतने बेबस हैं। चले ये बात मैं छोड़े, मैं जो असल चीज है मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की देखें, पूरे पाकिस्तान को इस मामले को संजीदगी से लेना होगा। ये इस तरह नहीं है कि मेरे घर में ही आग लगेगी तो मुझे दुख पहुंचेगा। तमाम उलमाए कराम, ठीक है ना, तमाम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो रोजी रोटी जिनकी इनसे बनी हुई है जिनको बाहर से इमदाद आ रही है इस लड़ाई के लिए, मैं तो खुल के कहता होता हूं, मैं नहीं को बीच में वो रखता कि ये सारी लड़ाई ऊपर बैठे हुए चंद लोगों के जिनके दाल दलिया चलते हैं इस पे। हुआ ये कि सड़क के ऊपर मेरी बात हुई उनसे, KPK के जो वजीर आला के मुशीर हैं बैरिस्टर सैफ, वो कोशिशें कर भी रहे और उनकी कोशिशें किसी हद तक बारंबार हो रही हैं लेकिन स्लो हैं। अच्छा देखिए, सड़क का मामला ये है कि यहाँ पे कुछ गांव किसी फिरके के, यहाँ कुछ किसी के, यहाँ से ये सड़क इतनी खौफनाक है कि यहाँ हमेशा हादसे होते हैं जी। अब तय ये हुआ कि जी सारा असला जो है ना जमा करा दिया जाए, मोर्चे खत्म कर दिए जाए ताकि माहौल जो है वो अमन वाला बने। अब उसमें कभी कोई बात मान जाता है, कभी कोई वाला हो जाता है। वो कहते हैं जी हमने कराची से मशवरा करना है, वो कहते हैं हमने इस्लामाबाद से मशवरा करना है। भाई खुदा का वास्ता है, वो जो 12 मुकामात पे लोग बैठे हुए या वो पारा चनार में सर्दी में ठिठुरते हुए बच्चे, वो इस कौम के बच्चे हैं यार। वो माएँ हमारी माएँ हैं, वो बहनें हमारी बहनें हैं यार। हमें उस दुख को समझना होगा, अपने तासुब से बाहर निकल के, अपने ये जो हमारे अंदर एक फिरके बारियत है इससे निकल के करना होगा। हमें पाकिस्तान के तौर पे करना होगा। आज बलूचिस्तान के अंदर मुजाहरे हो रहे कई जगहों पे। यार हम कहां चले गए? दुनिया जा रही है
अब नए साल में जुल्फकार राहत, आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपको ये खुशियां नसीब करे। तो दुनिया जा रही है सेलिब्रेशन, कल देखेगा कैसे पटाखे फूटेंगे, कैसे जनाब आसमान लाल हो जाएगा। 80 डंडे मार मार के लोगों के सर लाल करी जा रहे हैं, वहां पे ठा 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 होगी खुशियों की, या हम अपने लोगों के ऊपर हुकूमत जो है उसे तरस नहीं आता। ठीक है ना भाई, हम आगे कैसे बढ़ेंगे यार। 2024 भी मेरे लिए वैसे ही है जैसे 2025 था, और हुक्मरानों को कोई उन लहंगा है महंगा, मेरा लहंगा है महंगा, ठीक है ना। आप 10-10 लाख के लहंगे पहन के फिरते रहे, आपको किसी से क्या कि वहां कोई बच्ची सर्दी में ठटर रही है या मर रही है। आपके लिए अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा ये जो मसला हल कराना है ना, ये केपीके की हुकूमत का काम है, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का काम नहीं है वहां जाके ये इस मसले को हल करवाए। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, खुद को कहते हैं जी, ठीक है ना, ये उनकी जिम्मेदारी है विफाक की, ये खाली सूबे की नहीं है। राज साहब, बी क्विक ऑन दैट। देखिए जी, ये जो स्टेक होल्डर बने हुए हैं ना, जैसे राणा साहब ने कहा जी कि हम इस्लामाबाद से पूछेंगे, पारा चनार से पूछेंगे, कराची से पूछेंगे, कराची के अमन की बात होती है, कहते जी स्टेक होल्डर से बात कर लें। स्टेक होल्डर है कौन यार? इस रियासत का सबसे बड़े स्टेक होल्डर आम आदमी है, जो सफर कर रहा है, जो मर रहा है, जो गोलियां खा रहा है, कभी डाकुओं से, कभी दहशतगर्दों से। और वहां पे जो स्टेक होल्डर बने हुए हैं ना आजकल कराची में या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये कोई रक्षा सवार था वो अरबपति हो गया, कोई मोटरसाइकिल सवार था वो अरबपति हो गया, इस मुल्क को लूट के, इस कौम का बेड़ा गर्क करके। और इस कौम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर आम आदमी है, जो बेचारा सफर कर रहा है, और आज भी सड़क के ऊपर वही बेचारा मर रहा है, और ऊपर वाले तकरीर करके चले जाते हैं, और फिर पैसे बाहर से आने हैं, उन्होंने जेब में डाल लेने हैं। तो ये सबसे पहले तो ये दुकानदारियां इनकी खत्म करनी पड़ेगी, और रियासत को असर्ट करना पड़ेगा, और वाकई रियासत को रियासत की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और ये जो इंक्रोचमेंट हो गई है, जो ग्रुप्स बन गए हैं, इन सारों को वापस अपने अपने साइज के अंदर इनको भेजना पड़ेगा। और ये जो क्लाशनकोफ कल्चर है और ये जो सारी बदमाशी है, इस सारी को खत्म करना होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, ये सारी बदमाशी को खत्म करना मेरे होगा। दोस्त हैं, वो कहते हैं, मैं गया पता नहीं यूरोप के किस मुल्क, तो कहते हैं यार मैं इतना परेशान हुआ, एक मस्जिद में शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी सब नमाज पढ़ रहे थे। कहते मुझे इतना दुख हुआ, फिर मैंने उन्हें समझाया, और कहता अल्लाह का शुक्र है मैं सबकी अलग-अलग मस्जिदें बनवाया हूँ, ठीक है ना। तो सबकी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है, ठीक है। वैसे तो बात ये है, अगर हम हमारे इस्लाम में आप कोई कच्चे से कच्चा मुसलमान भी होगा ना, उसे इतना पता होगा कि दूसरे इंसान पर जो ये जान ले लेना, गोली, मासूम बच्चों का क्या कसूर है। बिल्कुल, जो मजहब आपको ये सिखा रहा है कि अगर आप फतह करके आए ना तो दरख्त का पत्ता भी नहीं तोड़ना, आपने जो मजहब इस सतह पे सिखा रहा है यार, औरतों के साथ बुरा नहीं करना, आप वो बच्चों पर इस तरह गोलियों से भून देना, खवातीन को, आखिर किस किस्म का ब्रेन वॉश कर रहे हैं? बड़े दुख की बात है। हम तक इतलात नहीं पहुंच रही। पारा चनार में जो सूरत हाल है ना, वो बड़ी तकलीफ दे है, बड़े अफसोस, बहुत तकलीफ दे है। और इस पे हमें सियासत से बाहर निकल के सबको एक दफा सोचना होगा कि हमने उनके मसाइल को हल करना है, और नहीं तो ये तो आग फड़कती रहेगी, फिर कोई बस रुकेगी, फिर खून से नहला दी जाएगी, फिर कोई आएगा, फिर कोई ये समझने पे तैयार नहीं है कि उनके पास इतना जदीद असला कहां से आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम उनके पास कहां से आता है, उनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो अरबों खरबोपति क्यों है। रियासत को एक्ट करना चाहिए यार इस पे। उनमें से किसी से 6 कलमे सुन लेना, किसी को वो नहीं आते होंगे, और वैसे इस्लाम के नाम पे पता नहीं क्या कुछ करवाई जा रही है। बड़े दुख की बात है, और हमारे इस्लाम में तशद्दुद पुरतशद्दुद कार्रवाइयां किसी सूरत भी नहीं है। ये किस किस्म का दीन फैलाया जा रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। और ये जो उलमा इत्तेहाद है, जो कि वीपीएन पे कभी फतवे दे देता है, कभी किसी पर फतवे दे देता है, इसका काम सिर्फ चांद देखना नहीं है कि इस दिन ईद होगी या इस दिन नहीं। रियलिटी में ऑन ग्राउंड्स ऐसे लोगों की, ऐसे उलमा कराम की जो आपकी सफों में काली भेड़े हैं, उनकी निशानदेही करें और अपने आप को उनसे पाक करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।